नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। लाइव किडनैपिंग की खबर है। प्रयागराज में कैमरे के सामने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें कर्नलगंज इलाके की हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए आप, लाइव किडनैपिंग की यह तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। दिन दहाड़े बीच चौराहे पर कुछ कार सवार दबंगों ने बंदूक की नोक पर युवक का अपहरण किया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। ज्योतिराव फुले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योतिराव, बताइए कब का ये वीडियो है, क्या जानकारी मिल पा रही है और किसका अपहरण किया गया? जी अनुपम, ये पैसे के लेन देन में ये विवाद हुआ था। इसके बाद से जो जिसका अपहरण हुआ है, ये पैसा जो है लिया हुआ था, नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा लिया था। इसके बाद ये पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो जो अगली पार्टी थी वो जो है कार लेकर के आती है और असलहा लेकर के आती है और मनमोहन पार्क चौराहे से आज का यह वीडियो है। और ये मनमोहन पार्क चौक से जो है इनको उठा करके ले जाते हैं। हालांकि जो अपहरण है वो लड़का बरामद हो गया है, पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है और जिसको लाइसेंसी जो असलहा है उसको पुलिस जो है अब जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। उसके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको की जा रही है। जी अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिराव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता प्रयागराज से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव किडनैपिंग की ये तस्वीरें। बहरहाल जो अपहरणकर्ता थे उनको यहां पर पकड़ा गया है और जिसका अपहरण किया गया था उसको पुलिस ने सही सलामत छुड़ा लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से, सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में स्ट्रीट शूटर मुजफ्फर के घर में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कई लोग एक साथ गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि फायरिंग करने वाले सभी लोग मुजफ्फर के भतीजे हैं और रिश्तेदार भी हैं। स्ट्रीट शूटर मुजफ्फर माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी है। इधर वायरल वीडियो चक्री गांव का बताया जा रहा है। एक साथ एक जगह पर खड़े होकर इतने लोग एक साथ गोली चलाते हैं। गनीमत रही वहां पर कोई हादसा नहीं हुआ। अब सवाल यहां पर यह कि प्रयागराज का प्रशासनिक अमला इन फायरिंग करने वालों पर एक्शन कब लेगा? आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। यूपी एटीएस की गिरफ्त में 2 रोहिंग्या रफीक और आमीन को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज पर भारत में रह रहे थे। अलीगढ़ से दोनों की गिरफ्तारी पुलिस की टीम ने की है। यूनाइटेड नेशंस का कार्ड भी इनके पास से बरामद हुआ है। आरोपियों से 6 सोने के बिस्कुट बरामद किए गए हैं। एटीएस को सोने की तस्करी का शक, तो 2 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त यहां पर, अलीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। यूनाइटेड नेशंस का कार्ड इनसे बरामद हुआ है। रफीक और आमीन इनके नाम हैं। यूपी एटीएस को यहां पर यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपियों से 6 सोने के बिस्कुट बरामद हुए। ऋषभ बड़ी बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कहां तक इनके करेक्शंस फैले हुए और किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची? अनुभव, देखिए यूपी एटीएस बीते दिनों में 10 से ज्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से जो भारत में बसे हुए उनको गिरफ्तार कर चुकी है। उनका एक पूरा नेटवर्क है जिसका वो भंडाफोड़ कर चुकी है। किस तरह वो पहले बांग्लादेश आते हैं, फिर बांग्लादेश के रास्ते वेस्ट बंगाल में दाखिल होते हैं और वेस्ट बंगाल से होते हुए ये भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इनको बसाने वाला नूर आलम था जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है 1 हफ्ता पहले ही। नूर आलम की निशानदेही पर ही आज रफीक और आमीन को अलीगढ़ से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक एक चौंकाने वाली बात इस गिरफ्तारी में सामने आई है कि इन दोनों के कब्जे से 6 सोने के बिस्किट भी बरामद हुए हैं। एटीएस इनकी जांच करा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या अवैध रोहिंग्या सोने की स्मगलिंग का भी कोई रैकेट चला रहे हैं। चूंकि इनके पास से तमाम फर्जी दस्तावेज मिले हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो शरणार्थी कार्ड होता है वो भी इनके पास से एक फर्जी पाया गया है। यूपी में आके ये इंडियन पहचान पत्र बनाने की तो तमाम तरह से तफ्तीश लगातार जारी। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो गया है। सीबीएसई ने क्लास 12वीं के मार्किंग का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। यह तय हो गया है कि 12वीं के स्टूडेंट्स को उनकी क्लास 10, 11 और 12 तीनों की परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जाएगा। 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के 40% अंक को मूल्यांकन का आधार बनाया गया है।
सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 12वीं के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पेश किया, जिसमें 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट्स के नंबरों के औसत से 30% नंबर, 11वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट से 30% नंबर और 12वीं प्री बोर्ड से 40% नंबर लिए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि आज पेश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के आधार पर 31 जुलाई को सीबीएसई 12वीं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। वहीं सीआईएसई बोर्ड की ओर से कोर्ट में सीबीएसई से अलग 3 की जगह 6 क्लास के नंबरों के आधार की बात कही गई, जिस पर 21 जून को अगली सुनवाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि सीबीएसई ने जो कोर्ट में फॉर्मूला पेश किया है वो काफी हद तक हमारे फॉर्मूले से मिलता जुलता है। रिजल्ट जल्दी आने से बच्चों को फायदा होगा और उन्हें अंक सुधारने का मौका भी मिलेगा। पहले हम लोगों ने जो प्रस्तावित फार्मूला किया था, आज मुझे बड़ी खुशी है कि उसी से मिलता जुलता आज सीबीएसई का जो फार्मूला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत पारदर्शी है और एक ऐसी व्यवस्था में जो बच्चों के भविष्य को ज़्यादा से ज़्यादा संवार सकता है, उसके निकट पहुँचने का ये प्रयत्न है। और इसके द्वारा मैं समझता हूँ कि जल्दी रिजल्ट आ जाने से भी जो बच्चों को आगे के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना होगा, उससे आसानी मिलेगी। जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के लिए संकल्प दोहराया था, आज जिस दिन हमने प्रमोट किया था कि हम बच्चों को ऑप्शन देंगे कि अपने जो अंक हैं उसमें सुधार कर सकें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थी, जो हमारा सुझाव था अपने बोर्ड के लिए, लगभग उसी पैटर्न पे भी आज ये बात आई है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी इसमें एक अवसर मिलेगा कि अपने अंकों का वो सुधार अगर संतुष्ट नहीं है तो करने के लिए वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। अगर यूपी बोर्ड में भी सीबीएसई का फॉर्मूला अपनाया जाता है तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी 10वीं विषय के प्रमुख 5 विषयों में से 3 विषयों के थ्योरी पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। ये 3 विषय वो होंगे जिनमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही होगी। इसका वेटेज भी 30% होगा। 11वीं के फाइनल एग्जाम में सभी विषयों के थ्योरी पेपर की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका वेटेज 30% होगा और 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड के एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। इसका वेटेज 40% होगा और इस तरह बच्चों को 12वीं की मार्कशीट मिलेगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। आज दूसरा दिन रहा। आज सुबह उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं को सुना। उसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और सफाई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की निर्माणाधीन बिल्डिंग का जायजा लिया। उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम में आके वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से रेहड़ी पटरी वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाए और जिससे ये जो तीसरी संभावित लहर के बारे में बात की जा रही है वो संभावित लहर रोकी जा सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और लगातार वो खुद ज़मीनी हकीकत जानने के लिए जो है सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और आइए अब आपको गाजियाबाद के लोनी कांड से जुड़ा आज का अपडेट बताते हैं। आज इस केस में आरोपी सद्दाम और इंतजार को जमानत मिल गई है। दोनों की गिरफ्तारी आज की हुई थी। वहीं उमेद पहलवान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। गाजियाबाद के लोनी कांड में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने इंतजार और सद्दाम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले प्रवेश गुर्जर, कल्लू और आदिल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहां पर नाट गया सूफी, वहां पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहां पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई। मामले को मजहबी रंग देने के आरोपी उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
उसने सारा ठीकरा पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद के सिर फोड़ दिया है कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली, और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक 72 साल के बुजुर्ग की जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार में भेजा के भेजा के मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के जो तभी सब देखे गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए, इंतजार के कहने से। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन खरीद विवाद में परमहंस दास ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है बीजेपी का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की है। मैं आज सुबह 7 बजे 2 लोग हमारे पास आए और इसके बाद उन लोगों ने बताया, कहा स्वामी जी आप जो है क्यों परेशान हो रहे हैं, भाजपा वाले आपको पूछते नहीं हैं, संघ वाले आपको पूछते नहीं, विहिप वाले पूछते नहीं, ट्रस्ट में कोई जगह नहीं है। उन लोगों ने हमसे कहा कि आपको 100 करोड़ रुपए हम लोग जो है देंगे। बोले 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल देंगे, 50 करोड़ जो है सोनिया गांधी देंगी, और आपका काम सिर्फ ये है कि आप इसको तूल पकड़ाइए कि इसकी जो है तो सीआईबी जांच की जाए, ये घोटाला हो रहा है, ट्रस्ट में बड़ा गड़बड़ हो गया है, ट्रस्ट भंग किया जाए, ये भाजपा जो है देखिए भाजपा का भी इसमें हाथ है। इधर अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जमीन को लेकर बीजेपी का विरोध करने के परमहंस के मामले में यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान सामने आया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जमीन को लेकर परमहंस को 2 करोड़ की पेशकश कर रहे थे, जिसके बारे में परमहंस ने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार साजिश को नहीं होने देगी। राम का हमेशा विरोध किया है और आज राम को ही ढाल बना के वो सत्ता की तरफ भागना चाह रहे हैं और घिनौनी हरकत करते हुए इस प्रकार की तुच्छ राजनीति कर रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कि आप परमहंस जो संत है इतने बड़े, उनको 2 करोड़ दे रहे हैं कि बीजेपी और संघ के खिलाफ बोलो। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, इससे साफ दिख रहा है कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये कांग्रेस का एक प्रकार से जो षड्यंत्र, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो बैठे हैं, कहीं न कहीं इनको लगता है कि सिसिली और इटली की हर चीज़ हिंदुस्तान में भी चलेगी और उत्तर प्रदेश में चलेगी, मगर भूल जाते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार है। ऐसा षड्यंत्र कोई भी करना चाहेगा उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। वहीं एमएलसी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने तपस्वी छावनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संत परमहंस झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी की चाल है और चाल में परमहंस फंस गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि संत परमहंस जैसा व्यक्ति भी अगर झूठ बोलेगा तो क्या, मैं कह रहा हूं कि आप खुल के बोलिए कि किसने आपको दिया पैसा। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।